स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट थर्ड पाश्चात्य राजनीतिक विचारक में मैकियावेली के विचारों का अध्ययन करेंगे। मैकियावेली का शासक चालाकी और आत्मनियंत्रण का पूर्ण प्रतीक है। यह गुणों और अवगुणों दोनों का समान रूप से लाभ उठाता है। इस प्रकार से वह 16वीं शताब्दी के इटली के अत्याचारी शासक का आदर्शीकृत चित्र है। ये सेबाइन ने कहा है मैकियावेली के लिए। स्टूडेंट्स, मैकियावेली में हम मैकियावेली का जीवन परिचय, इसकी रचनाएं, इसकी अध्ययन पद्धति, मैकियावेली को युग के शिशु के रूप में जाना जाता है, इसके बारे में, इसके मानव स्वभाव संबंधी विचारों का अध्ययन करेंगे, राज्य संबंधी विचारों का और आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जनक इसे क्यों कहा जाता है, मैकियावेली के विचारों की आलोचना और इसका राजनीतिक चिंतन के इतिहास में इसका क्या स्थान है। इन सारी चीज़ों को हम मैकियावेली में पढ़ेंगे। तो मैकियावेली को सबसे पहला आधुनिक चिंतन कहकर पुकारा है मैक्सी ने। डनिंग के अनुसार प्रिंस सबसे पहली महान रचना है जिसमें मध्ययुगीन चिंतन प्रणाली का परित्याग किया गया है। जॉनसन के बारे में लिखते हैं कि मैकियावेली अपने समय का एक उत्कृष्टतम निचोड़ है। वस्तुतः मैकियावेली के राजनीतिक चिंतन को आधुनिक युग के प्रथम राजनीतिक होने का गौरव प्राप्त है, क्योंकि उसके विचार मध्ययुगीन परंपराओं से सर्वथा भिन्न हैं। मैकियावेली ने अपने राजनीतिक दर्शन को मध्ययुग के पांडित्यपूर्ण अस्पष्टवाद से बचाते हुए ऐतिहासिक और अनुभव सिद्ध तथ्यों के आधार पर राजनीति दर्शन में एक नूतन धारा का सूत्रपात किया। वह प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक था जिसने एक प्रभुसत्ता संपन्न धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रीय राज्य की कल्पना की थी। इसके लिए गैटेल ने कहा है कि वह प्रथम आधुनिक यथार्थवादी था जिसने बताया कि राज्य को स्वयं के लिए जीवित रहना चाहिए तथा उसको अपने संरक्षण तथा हित संवर्धन का उद्देश्य रखना चाहिए। अब हम देख लेते हैं मैकियावेली का जीवन परिचय। तो मैकियावेली का जन्म इटली के पुनर्जागरण आंदोलन के अग्रणी नगर फ्लोरेंस के एक सामान्य कुल में सन 1469 में हुआ। उसको कोई बहुत उच्च शिक्षा तो प्रदान नहीं की गई, लेकिन उन्हें लैटिन भाषा का बहुत अच्छा ज्ञान करवाया गया। उनमें योग्यता, चतुराई और बुद्धिमत्ता इतनी अधिक थी कि फ्लोरेंस के गणराज्य में उसे गृह एवं विदेश कार्यालय में क्लर्की प्राप्त हो गई। मैकियावेली अपने समय से ही बहुत बुद्धिमान और बहुत चतुर थे। 4 वर्ष में ही वह उन्नति करते हुए चांसरी के द्वितीय सचिव के उच्च पद तक पहुँचे और 1512 ईस्वी तक वे इस पद पर बने रहे। मैकियावेली ने प्रिंस नामक एक ग्रंथ की रचना की जो कि अपने आप में बहुत प्रमुख और महत्वपूर्ण है। मैकियावेली न केवल एक अनुभवी कूटनीतिज्ञ एवं प्रशासक था बल्कि इतिहास और राजनीति का महान लेखक भी था। यद्यपि नगर राज्यों की अस्थिर राजनीति ने उसके कूटनीतिक भविष्य को अस्त व्यस्त कर दिया था, लेकिन फिर भी उसकी लेखनी ने उसे महानतम राजनयिक लेखकों की श्रेणी में प्रतिस्थापित किया। उसकी अधिकांश रचनाएं जैसे कि प्रिंस और डिस्कोर्सेस उसके जीवन काल में ही प्रकाशित नहीं हुई थी। द प्रिंस उसकी महानतम कृति है। प्रिंस लॉरेंजो को संबोधित किया गया है जो कि ऑर्विनो का ड्यूक था। वैसे तो यह ग्रंथ 1513 ईस्वी में लिखा गया था, किंतु उसका प्रकाशन उसके निधन के 5 वर्ष बाद अर्थात 1532 में हुआ था। इस ग्रंथ में उल्लेखित विचारों की प्रेरणा सीजर बोर्जियो के संपर्क से प्राप्त हुई थी। बोर्जियो ने अपने कुशल निरंकुशता और कूटनीतिक चालबाजियों के द्वारा बहुत सफलता प्राप्त की थी। इससे वह मैकियावेली के लिए आदर्श शासक बन गया, जिसकी प्रशंसा करने में मैकियावेली कभी न थकते थे। प्रिंस में बोर्जियो को उन्होंने अपना चरित्र नायक बना लिया था। इस ग्रंथ में मध्यकालीन विचार प्रक्रिया के ढंग को त्याग कर
विचार और चिंतन की नई शैली को अपनाया गया है। जो प्रिंस मैकियावेली का महत्वपूर्ण ग्रंथ है उसमें कुल 26 अध्याय है और जिन्हें 3 भागों में बांटा गया है। मैकियावेली ने इस ग्रंथ के प्रथम भाग में राजतंत्र को, दूसरे भाग में भाड़े की सेनाओं और राष्ट्रीय सेनाओं की तथा अंतिम भाग में अपने राजनीतिक विचारों की व्याख्या की है। मैकियावेली ने फ्लोरेंस के लिए एक नया विचार दिया कि राज्य को अपनी सेना का स्वयं निर्माण करना चाहिए। ऐसा भी कहा जाता है कि प्रिंस लिखने का उद्देश्य मेडिची नरेश को अपने पक्ष में करना था, परंतु उसने इस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकी। फिर भी यह ग्रंथ मैकियावेली की संपूर्ण प्रतिभा का एक सार है। वह प्लेटो और हॉब्स तो नहीं था, लेकिन उसकी प्रसिद्धि का प्रमुख आधार उसकी लघु कृति द प्रिंस है। मैकियावेली की अन्य रचनाओं में हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस और एक्ट ऑफ वार भी बहुत प्रमुख है। मैकियावेली से पूर्व मध्ययुगीन विचारकों में जो अध्ययन पद्धति अपनाई वह धर्म से प्रभावित थी। इसी कारण वे धार्मिक अंधविश्वासों और रूढ़ियों से मुक्त नहीं हो पाए। मैकियावेली ने ऐसी पद्धति को स्वीकार नहीं किया। उसको पॉप एवं सम्राट के संबंधों की समस्या से कोई लगाव नहीं था और इसी कारण उसकी रचनाओं में मध्ययुगीन पादरियों और दार्शनिकों का, 2 तलवारों के सिद्धांत का और इसी भांति अन्य विषय सामग्री का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। मैकियावेली ने वैज्ञानिक तटस्थता की पद्धति अपनाते हुए समकालीन परिस्थितियों तथा अपने युग की समस्याओं को समझाकर फिर अपने निष्कर्षों का प्रतिपादन किया है। इस तरह उसने अपनी राजनीतिक पद्धति में अनुभववाद और इतिहासवाद का समन्वय किया है। उसकी यह पद्धति अरस्तु, मॉन्टेस्क्यू और हीगल आदि के समान है। संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि मैकियावेली की अध्ययन पद्धति ऐतिहासिक, परिवेक्षणात्मक, यथार्थवादी और वैज्ञानिक विशेषताओं से युक्त थी। लेकिन आलोचकों का कहना है कि उसने इतिहास का उपयोग अपने पूर्व कल्पित निष्कर्षों की पुष्टि में किया है। डनिंग ने कहा है कि मैकियावेली की पद्धति ऊपर से जितनी ऐतिहासिक लगती है, यथार्थ में उतनी ऐतिहासिक नहीं है। उसने लीवी का प्रयोग सिद्धांतों को पुष्ट करने के लिए किया था, उन्हें खोजने के लिए नहीं। तो इन सभी आलोचनाओं के बाद भी ये मानना पड़ेगा कि राजनीतिक समस्याओं के प्रति मैकियावेली का दृष्टिकोण अनुभव प्रधान था और उसकी भावना ऐतिहासिक थी। रोम के इतिहास का उसे अच्छा ज्ञान प्राप्त था। राजनीति का शुद्ध रूप रखने में उसने पुनर्जागरण की उन्मुक्ता, प्राकृतिक बुद्धि के सहारे यह प्रयत्न किया कि राजनीति धार्मिक उद्देश्यों या दृष्टांतों का प्रकरण मात्र न रह जाए। तो स्टूडेंट्स, हमने इसमें ये देखा कि मैकियावेली का हमने जीवन परिचय देखा। इसमें उसकी जो रचनाएं हैं जैसे कि द प्रिंस, एक्ट ऑफ वार और हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस, ये उसकी प्रमुख रचनाएं हैं। इसके ग्रंथ में कुल 26 अध्याय हैं, मतलब 26 अध्यायों में पूरा विभक्त है और इसके 3 भाग हैं। मैकियावेली की अध्ययन पद्धति हमने देखी। अब हम अगले वीडियो में मैकियावेली का जीवन परिचय